तो भूगोल की कक्षा को हम लोग कंटिन्यूस करते हुए आज हम लोग एस्ट्रोनॉमी में सौरमंडल का अध्ययन करेंगे, सोलर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तारों का निर्माण हुआ और तारे कैसे उनका जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल तारों का कैसे होता है, ये सब हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में अध्ययन किया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप लोग वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। इसको समझने से पहले तारों के जीवन के बारे में समझना जरूरी है, यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में समझना जरूरी है। तो आज हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एस्ट्रोनॉमी का ये सेकंड लेक्चर है हमारा सौरमंडल। तो सोलर सिस्टम के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिए सोलर सिस्टम में हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं। जो हमारा परिवार है, सौर परिवार है भाई, जैसे एक व्यक्ति का परिवार होता है ऐसे सूर्य का भी परिवार है। सूर्य यानी सूर्य सबका फादर है, फाउंडर है, माता पिता है। तो सूर्य अपने परिवार कि इसके कौन कौन से सदस्य हैं। सूर्य स्वयं है एक जो तारा है। सूर्य के बारे में हमने इसके जो जैसे तारों का निर्माण होता है, जन्म होता है, ऐसे ही सूर्य का भी हुआ। और इसके अलावा इसके 8 ग्रह हैं। वैसे तो पहले 9 ग्रह थे, लेकिन हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लूटो जो 9वां ग्रह था उसको बौने ग्रह के रूप में निकाल दिया है, बाहर कर दिया है। तो ग्रह के दर्जा से उसे हटा दिया गया है। तो इसलिए 8 ग्रहों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे और इनके सबके लगभग उपग्रह हैं 2 ग्रह को छोड़ करके, बुध और शुक्र को छोड़ करके, और लगभग सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। तो लगभग 200 उपग्रहों का यहाँ पर जो है सदस्य हैं इनके। और क्षुद्र ग्रह हैं कुछ क्षुद्र ग्रह जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच एक पट्टी पाई जाती है एस्टेरॉइड्स की, उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसका भी जो है इसका सदस्य है सौर परिवार का। इसके अलावा कुछ उल्कापिंड हैं, मेटियोर्स हैं, और धूमकेतु हैं, कॉमेट्स हैं, धूल कण हैं, गैसें हैं, तमाम जैसे वलय हैं, रिंग हैं, इनके जितने भी आउटर प्लैनेट्स हैं उनके रिंग्स होते हैं। तो ये सब गैसों के निर्मित होते हैं। तो ये सब क्या है, सौर परिवार के क्या है, मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, जिस इनके अंग हैं, हिस्से हैं। तो देखिए यहाँ से हमने एक चित्र को पहले से ड्रॉ कर लिया है जिससे कि टाइम हमारा सेव हो। तो ये इसमें हम सूर्य का सबसे पहले अध्ययन करेंगे। सूर्य के बाद बढ़ते हुए क्रम में जो है ग्रहों को हम देखेंगे। यहाँ से सीक्वेंस में पूछ लेता है किस ग्रह की कौन सी स्थिति है जो है सूर्य से। तो देखिए सबसे पहले मरकरी है यानी बुध है, फिर उसके बाद में शुक्र है, वीनस है, फिर तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है, इसको सोम भी कहते हैं, अर्थ है, फिर उसके बाद में मंगल है, मार्स है, और इसके बीच में एक पट्टी है जो क्षुद्र ग्रहों की है, एस्टेरॉइड्स की है, और ये अलग करती है इन 4 ग्रहों को जिसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। जो क्षुद्र ग्रह हमारी क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, ये पट्टी क्षुद्र ग्रह की पट्टी दो ग्रहों के ये आंतरिक ग्रह हो जाते हैं जो सूर्य की तरफ हैं। यानी मंगल से लेकर के सूर्य तक का भाग, ये सूर्य की तरफ का भाग क्या कहलाता है, ये आंतरिक ग्रह कहलाता है, मंगल से बुध तक। यानी 4 ग्रह हमारे आंतरिक या इनर प्लैनेट्स होते हैं। और इसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अरुण आएगा या वरुण आएगा। तो कभी कभी हम हिंदी में याद करके जाते हैं और वहां पूछ लेता है यूरेनस या नेपच्यून दे देगा ऑप्शन में। तो देखिए यूएनओ एक संगठन है ना, तो उसके नाम पर आप याद कर लो, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। तो पहले यू आएगा फिर एन आएगा। तो इस तरीके से ये क्रम है। अब इस क्रमों में एक तो ऐसे क्रम हो गया और फिर इसके बाद में एक क्रम और पूछता है, इसके अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है और सबसे छोटा प्लेनेट कौन है, इसके क्रम में पूछता है। तो सबसे बड़ा हमारा जो है, ये चारों इधर सीरियल से लगे हुए हैं बड़े के हिसाब से, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है घटते क्रम में है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, उसके बाद फिर अरुण है, फिर वरुण है, और इसके बाद में 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी है। 5वें नंबर पे पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर सबसे छोटा हमारा बुध है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और देखिए अगर हमारे भारत में जो है दिन की संख्या बनाई गई है, 7 दिन होते हैं जो है एक सप्ताह में। तो देखिए ये शनि है, रवि है, रविवार है, रविवार के बाद सोमवार आता है जो पृथ्वी है, सोमवार, फिर मंगलवार है, फिर बुधवार है, फिर बृहस्पतिवार है, फिर शुक्रवार है, फिर शनिवार है। तो इस तरीके से इन ग्रहों के नाम से ही जो है हमारे यहाँ सप्ताह के दिन निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले सूर्य का अध्ययन करेंगे, सन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम
अगर अध्ययन कर रहे हैं किसी भी चीज को तो अपनी पृथ्वी के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो इसी के सापेक्ष दूरी का अध्ययन करेंगे, इसी के सापेक्ष जो है घूर्णन का अध्ययन करेंगे कि घूर्णन इसके सापेक्ष किसी दूसरे ग्रह का क्या है, इसी के सापेक्ष दिनों की संख्या का अध्ययन करेंगे। सब कुछ पृथ्वी के सापेक्ष ही हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य हमने बताया था, ये सूर्य एक तारा है पहले पिछले वीडियो में। इसको आप जो है इसको ईंधन कहाँ से मिलता है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कन्वर्जन होता है या संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य में ऊर्जा का सतत निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से जो कि हाइड्रोजन इस तरीके से हाइड्रोजन H+H हाइड्रोजन और H+H हाइड्रोजन बराबर हीलियम का निर्माण होता है। ये इस तरीके से जो है ये हीलियम का निर्माण होता है। तो इस तरीके से नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और तारे की ही पहचान है। तारे और ग्रह में क्या अंतर है, तारे का अपना स्वयं जो है हीट होती है, स्वयं उसका स्वयं का जो है एनर्जी होती है, उसके लाइट होती है। लेकिन ग्रहों की ये बात नहीं है। ग्रह की परिभाषा और उपग्रह की परिभाषा में हम क्या देखते हैं, इनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और ये जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अपने अक्ष पे घूमते हैं और साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो इस तरीके से ये प्लैनेट्स और सन में अंतर हो गया। तो सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ईंधन उसमें किस रूप में, किस अवस्था में है, तो देखिए किसी भी मैटर की 3 अवस्थाएं हमने सुना है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन यहाँ पर जो ईंधन है वो किस अवस्था में, प्लाज्मा के रूप में है। अगर सीधे गैसीय अवस्था में होती तब तो जो है इस सूर्य से जो है इधर उधर गैस चली जाती, लेकिन यहाँ पर प्लाज्मा की अवस्था में जो है हाइड्रोजन हीलियम ईंधन जो है प्लाज्मा की अवस्था में है। अब प्लाज्मा आप उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे चारकोल आपने देखा होगा जिससे सड़क का निर्माण करते हैं, अर्धद्रवित पदार्थ। या फिर आप भूगोल में आप जो है एक मैग्मा सुना होगा, मैग्मा चैम्बर, जब लावा का उद्भेदन होता है तो उसमें से मैग्मा निकलता है धरातल के नीचे से, तो वो मैग्मा जो अर्धद्रवित पदार्थ होता है। तो उसी तरीके से उसी तरीके से सूर्य में जो है प्लाज्मा की स्थिति में यहाँ पर ईंधन पाया जाता है। तो इस तरीके से ये सूर्य की बात होगी। और सूर्य में इसका जो है केंद्र, सूर्य का जो केंद्र है यहाँ वाला भाग है, केंद्र का तापमान बहुत ज्यादा होता है, लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान केंद्र का होता है। और जो इसकी सतह का तापमान है वो 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसी में जो है कुछ सन स्पॉट्स होते हैं जिसको सौर कलंक कहते हैं। जैसे ये आप काला बिंदु देख सकते हैं सूर्य में, तो यहाँ से सौर ज्वालाएं निकलती हैं। ये सूर्य के सबसे ठंडे क्षेत्र होते हैं जिनका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो सौर कलंक का तापमान कितना होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 जगहों पे सूर्य के तापमान को देखा। केंद्र का तापमान सर्वाधिक होता है, उसकी सतह का तापमान, और इसके अलावा जो सतह हमको दिखाई देती है जब हम सूर्य को देखते हैं, जो चमकता हुआ सतह जो दिखाई देती है उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर बोलते हैं। उसको प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर बोलते हैं, जो प्रकाशित सतह होती है सूर्य की। तो इस तरीके से सूर्य के बारे में हमने यहाँ पर देखा। और देखिए सूर्य से जो किरणें आती हैं हमारी पृथ्वी तक, सूर्य का प्रकाश जो पहुंचता है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। कहीं पे 8 मिनट 10 सेकंड भी मिलता है, 8 मिनट 12 सेकंड भी मिलता है। तो 20 सेकंड तक आप याद रखिए। इसी के राउंड फिगर में प्रश्न आते हैं, यहाँ पर प्रश्न बनते हैं इसी के राउंड फिगर में। और इसके अलावा जो सूर्य से चलने वाली प्रकाश की जो चाल है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से सूर्य से चला हुआ प्रकाश हमारी पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, 8 मिनट लगभग 20 सेकंड में पहुंचता है। और इस सौर ज्वाला से, यहाँ से जो ये सौर ज्वाला से जो कुछ फ्लेयर्स निकलती हैं, कुछ तरंगे निकलती हैं, सौर ज्वालाएं निकलती हैं, तो ये हमारी जो है सौर ज्वालाएं यहाँ तक आती हैं, ग्रहों के पास आती हैं, पृथ्वी तक भी आ जाती हैं इनकी लपटें जो है। तो ये लपटें जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर जो है एक अरोरा, रंगीन प्रकाश का निर्माण होता है, जिसको अरोरा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, अरोरा, जिसको अरोरा, रंगीन प्रकाश को अरोरा कहते हैं। जब यहाँ से सौर ज्वालाएं निकलती हैं सूर्य से और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती हैं तो वायुमंडल में घर्षण के कारण
गुरुत्वाकर्षण के कारण और घर्षण के कारण उन लपटों में जो है रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। और इस रंगीन प्रकाश को हमारे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा पृथ्वी है जो विषुवत रेखा है, इधर उत्तरी गोलार्ध में इसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा बोरियालिस। ये प्रश्न आता है, हमेशा आता है, अरोरा बोरियालिस क्या चीज है? तो सौर ज्वालाएं जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जो चमकीली तरंगे बनती हैं, जो सौर प्रकाश उत्पन्न होता है चमकीला, उसे उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में इसको अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ऑस्ट्रेलिस। तो देखिए इसको याद करना बहुत आसान है, एक चीज याद कर लो, ऑस्ट्रेलिस। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के नाम से याद कर सकते हो, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी गोलार्ध में, अरोरा बोरियालिस उत्तरी गोलार्ध में। तो इस तरीके से ये सौर ज्वालाएं आती हैं। और देखिए एक चीज और है, जो सूर्य से दूरी है, औसत दूरी पृथ्वी की सूर्य से जो औसत दूरी है वो लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। इसको हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सूर्य है, सन है, और इस सन के चारों तरफ हमारी पृथ्वी जो है इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है। इलिप्टिकल पाथ में एंटी क्लॉकवाइज प्रति जो है हमारे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो है एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो आप, ये चक्कर लगाती है। तो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, और इस वजह से कभी तो बहुत ज़्यादा दूर आएगी और कभी बहुत नज़दीक आ जाएगी। और एक जो औसत दूरी होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है इसकी औसत दूरी, इन सब का मिला करके। तो उसको कहते हैं एक खगोलकीय इकाई। एक खगोलकीय इकाई, एक खगोलकीय या फिर एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट कहते हैं, खगोलकीय इकाई कहते हैं किसको? जो है हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी या औसत दूरी को क्या कहते हैं? एक खगोलकीय यूनिट या AU कहते हैं, 1 AU। और जो इसकी सबसे अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी जो होती है ये होती है लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये क्या चीज़ है? अधिकतम दूरी है। और इस अधिकतम दूरी जो है ये होती है हमारी 4 जुलाई को। कब होती है? अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। और इसलिए ये अधिकतम दूरी को भूगोल की भाषा में यहाँ पर कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, अपसौर। ये प्रश्न अक्सर आता है, अपसौर और उपसौर। और इस जो न्यूनतम दूरी होती है इसको उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। तो ये जो है उपसौर हो गया। अब इस जो न्यूनतम दूरी होती है ये इसका जो दूरी है न्यूनतम वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। 14.70 करोड़ किलोमीटर है, ये न्यूनतम दूरी है। और औसत दूरी हमने देखा वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और अपसौर उपसौर, तो इस तरीके से अपसौर और उपसौर में आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। और एक खगोलकीय दूरी जो होती है वो माध्य दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी होती है। तो इस तरीके से ये सब इसी के जो है कंपैरिजन में सारी दूरी देखी जाती है खगोल की दूरी के आधार पर। तो यहाँ पर हम लोग अब देख लेते हैं बारी बारी से कि इनका जो रोटेशन है, यानी भाई ये जो है सारे ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं और साथ में सूर्य का इस इलिप्टिकल पाथ में चक्कर भी लगाते हैं। इलिप्टिकल पाथ में जो मतलब अपना दीर्घवृत्त में चक्कर भी लगाते हैं। तो बुध जो है इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जो है बुध, और इसके अलावा जो है अन्य सभी ग्रह सिर्फ शुक्र और अरुण को छोड़ करके सभी ग्रह सूर्य का पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाते हैं। आप देख सकते हो इंडिकेशन इस तरीके से, पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व, मंगल भी, बृहस्पति भी, शनि भी, अरुण भी, वरुण भी, सब जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में सूर्य का जो है इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र है, जो वीनस है, और हमारा दूसरा अरुण है जो यूरेनस है, ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में सूर्य का चक्कर लगाती है। और इसके अलावा सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं। इनका अपने अक्ष पर घूर्णन भी होता है, रोटेशन भी होता है, रिवोल्यूशन। तो जो है शुक्र और अरुण को छोड़ करके सब जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं।
और इसके अलावा अपने अक्ष पर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं, सिर्फ शुक्र और अरुण को छोड़ करके। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। तो कहने का मतलब शुक्र में सूर्योदय पश्चिम में होगा, अरुण में सूर्योदय पश्चिम में होगा, और जो है सूर्यास्त पूरब में होगा। लेकिन बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, इन सब ग्रहों में सूर्योदय पूरब की तरफ होता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न यहाँ से अक्सर आते हैं। तो इन दोनों ग्रहों को याद रखना, शुक्र और अरुण, यानी वीनस और यूरेनस को याद रखना है। ये दोनों अपवाद हैं। इसीलिए तो यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती कि ये सूर्य से कैसे निर्मित हुए हैं। अगर सूर्य से निर्मित हुए होते तो फिर ये भी अपने इसी ऑर्बिट में सभी ग्रहों के समान ही ये जो है चक्कर लगाते। लेकिन एक बात यहाँ पर सिद्ध होती कि देखो, जो जब हम ग्रह की उत्पत्ति की बात करेंगे तो वहां पर फिलामेंट की बात आएगी। देखिए ये फिलामेंट है ना, फिलामेंट में बीच वाला भाग मोटा हो जाता है और किनारे के पतले हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारे ग्रहों का अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है। बीच में मोटा है, किनारे किनारे इसके जो है छोटे पिंड हैं ग्रह के। अगर रोटेशन की बात करें तो बुध अपने अक्ष पर 28 दिन में घूम लेता है। 28 दिन हमारी पृथ्वी के कंपेरिजन में, यानी पृथ्वी के 28 दिन के बराबर ये अपने अक्ष पर घूमता, बहुत धीमे गति से, स्लो गति से घूम रहा है। और शुक्र की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो है स्लो गति से घूमती है अपने अक्ष पर। 243 दिन इसको लगते हैं अपने अक्ष पर एक जो है चक्कर लगाने में। जैसे यहाँ से ये घूम रही है तो यही यहाँ दोबारा आने में इसको 243 दिन लगेंगे। यानी जो है सबसे, अब यहाँ प्रश्न बनेगा, सबसे स्लो या सबसे मंद गति से घूर्णन करने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र नाम है, वीनस नाम है। और अगर सबसे तीव्र गति से घूमने वाले ग्रह की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं 9 घंटे 56 मिनट में बृहस्पति अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो सबसे तीव्र गति से जो चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, वो कौन सी है? बृहस्पति है, यानी जुपिटर है। ठीक, अब ये जुपिटर से लेकर के वरुण तक ये सब कौन से ग्रह हैं? जोवियन ग्रह हैं। ये सब जोवियन ग्रह हैं चारों, या फिर इसको बाह्य ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये सब गैसियस पार्टिकल के बने हैं। तो इसलिए जोवियन मतलब जुपिटर से सब बना है, जोवियन शब्द। तो जुपिटर गैसीय ग्रह है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसों की अधिकता पाई जाती है। इसीलिए जो है इन सारे चारों ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं। और ये पार्थिव ग्रह भी कहलाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्योंकि ये सब ग्रह ठोस पदार्थों से निर्मित हैं, पृथ्वी के समान जो है उनके तत्वों से निर्माण हुआ है, इसीलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये भी याद रखना। और ये हमारी जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, ये चार ग्रहों को बराबर भागों में बांटती है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। इसमें भी बुध और शुक्र, कभी कभी प्रश्न आता है, बुध और शुक्र इंफीरियर ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं? घटिया ग्रह के श्रेणी में रखे गए हैं। क्योंकि ये घटिया इसलिए है, इनके ना तो चंद्रमा है और ये बहुत स्लो हैं, बहुत धीरे धीरे घूमते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, तो इनको घटिया की श्रेणी में रखा गया। तो इन्फीरियर प्लैनेट्स कौन से हैं? बुध और शुक्र। और जो है घूर्णन की अगर बात करें तो पृथ्वी का तो पता ही 23 घंटे 56 मिनट है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो। तो इसमें सबसे कम जो है, सबसे स्लो घूमती है हमारी शुक्र या वीनस, सबसे तेज हमारी बृहस्पति घूमती है। और ऑर्बिटल पीरियड की अगर बात करें, यानी सूर्य के चक्कर लगाने की जो परिक्रमण की बात करें, तो 88 दिन लगते हैं बुध को एक परिक्रमा पूरी करने में सूर्य की, और 225 दिन लगते हैं शुक्र को, और 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को। आप ये देख सकते हो किस तरीके से जो है धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है। तो सबसे कम समय में, चूंकि नजदीक है, तेज घूम रही है, नजदीक अपने अक्ष पे तो स्लो घूम रही है, लेकिन इसके चारों तरफ सूर्य के बहुत तेजी से घूम रही है। तो सबसे कम समय में बुध सूर्य का चक्कर लगा लेती है, सिर्फ 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है। लेकिन सबसे प्रश्न आएगा, सबसे लंबे समय में कौन सूर्य की परिक्रमा लगाती है? तो वरुण लगाती है, नेपच्यून लगाती है, जो कि 165 वर्ष में लगाती है। ये आप जो है देख सकते हो ये चार्ट। तो इसमें प्रश्न ऐसे ही आएगा, सबसे कम समय में कौन घूर्णन जो है परिक्रमण करती है? तो मरकरी करती है। और सबसे लंबे समय में परिक्रमण करने वाला ग्रह है नेपच्यून या वरुण। और अगर इसके तापमान की, टेम्परेचर की बात करें तो देखिए बुध सबसे नजदीक का है। तो यहाँ पर अब प्रश्न यहाँ पे कंफ्यूजिंग बनेगा। प्रश्न अक्सर आता है, मतलब हमारे सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बच्चे लोग बहुत इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बुध को टिक मार के आ जाते हैं। उनको ध्यान रहता है कि बुध जो है सबसे नजदीक है सूर्य के, तो ये सबसे गर्म ग्रह होगा। लेकिन नहीं बच्चों, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, वीनस सबसे गर्म ग्रह है। कारण क्या है? यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। 98% इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही हो ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। और इसकी बहन है शुक्र
किसकी बहन है? पृथ्वी की, इसीलिए इसको जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो ये हमारी मौसी हो गई भाई, हमारी जो है ये इसकी बहन है और ये हमारी माँ है, पृथ्वी को हम माँ कहते हैं। तो शुक्र हमारी मौसी हो गई। तो मौसी ये चाहती है कि पृथ्वी भी हमारी तरीके से वीरान हो जाए, इसीलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खूब रिलीज किए जा रहे हैं और इसीलिए पृथ्वी का तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस से औसत धीरे धीरे बढ़ रहा है, 22 डिग्री सेल्सियस तक नापा जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो है अब पृथ्वी भी मानव के रहने लायक अब नहीं बचेगी आने वाले कुछ जो है हजारों वर्ष बाद। तो ये शुक्र जो है इसकी जुड़वा बहन है और ये सर्वाधिक गर्म है। प्रश्न आता है तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह या वीनस ग्रह है। लेकिन तापांतर सर्वाधिक सबसे ज्यादा तापांतर कहाँ होता है? बुध पे होता है। यहां भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये इसमें तापमान बहुत कम रहता है, सबसे कम तो नहीं रहता है, लेकिन रात में तापमान बहुत कम हो जाता है। यानी दिन वाला पोर्शन कौन सा होगा? जो बुध का ये वाला क्षेत्र, इधर वाला सूर्य की तरफ फेसिंग वाला क्षेत्र होगा वो दिन होगा और इसके अपोजिट साइड वाला रात होगा। तो अपोजिट साइड में जिधर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं तो वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, -170 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है और सूर्य फेसिंग की तरफ लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच जाता है। तो इसके बीच तापांतर बहुत ज्यादा रहता है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का जो है तापांतर रहता है। तो सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है, मरकरी है। और इसके बाद इस पे 475 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। कारण क्या है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। किस पर? वीनस पर, शुक्र ग्रह पर। और पृथ्वी पर औसत तापमान रिकॉर्ड किया जाता है 15 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 22 डिग्री सेल्सियस भी मिलता है किताबों में। तो ये दोनों आप ध्यान रखना। आंकड़ा अभी 18 डिग्री तक भी मापा गया है, तो ये सब आप ध्यान रखना। मंगल ग्रह पर -23 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। अब इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप बाहरी ग्रहों की तरफ जाओगे तापमान में निरंतर कमी आती चली जाती है क्योंकि सूर्य से दूरी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। हालांकि प्लूटो को ग्रह के दर्जा से खत्म कर दिया गया है, लेकिन प्लूटो अगर आता है ऑप्शन में तो प्लूटो आप लगाओगे क्योंकि सबसे बाहर वो है, सबसे ठंडा वो है। प्लूटो को ग्रह का दर्जा इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि प्लूटो जो है वरुण के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता था। ये घूमते घूमते जब सूर्य का चक्कर लगा रही थी प्लूटो तो क्या करती थी, कभी 20 वर्षों तक, कभी 20 वर्षों के लिए वो क्या करती थी, इसके परिक्रमा मार्ग को क्रॉस करके अंदर प्रवेश कर जाती थी। तो वैज्ञानिकों को ये बात अखर गई कि ये ग्रह नहीं हो सकता है। अगर ये मतलब अपने दिशा को भूल जा रही है, अपने मार्ग को बदल दे रही है, तो ये बिल्कुल ग्रह नहीं है। तो इसीलिए उसको बौना ग्रह कहा गया। 2006 में इसको ग्रह के दर्जा से छीन लिया गया और अब जो है बौना ग्रह कहा जाता है, ड्वार्फ प्लेनेट। और अगर मून की बात करें, चंद्रमाओं की बात करें, तो देखिए बुध और शुक्र, मरकरी और वीनस की कोई चंद्रमा नहीं, ध्यान रखना। सिर्फ ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, कोई भी मून नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं, प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है। और पृथ्वी का तो एक है, चंद्रमा है, मून है। और मंगल के दो हैं जिसमें फोबोस और डीमोस, याद रखना प्रश्न अक्सर आता है, फोबोस किसका है और डीमोस किसका है? तो मंगल ग्रह का उपग्रह है, जो प्राकृतिक उपग्रह है। और बृहस्पति के जो है 79 है और जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। गैनीमीड सबसे बड़ा है, किसका है? बृहस्पति या जुपिटर का। इसके 79, अभी लेटेस्ट आंकड़ा निकाला है मैंने, तो 79 यानी 1 ग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। लेकिन सबसे अधिक ग्रह वाला, सबसे अधिक उपग्रह वाला जो है ग्रह कौन सा है? शनि है, सैटर्न है। इसमें टाइटन सबसे बड़ा है, इसमें 82 उपग्रह हैं इसके और टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन किसका उपग्रह? शनि का है सबसे बड़ा। और इसके अलावा अरुण के भी हैं 27 हैं और वरुण के भी 14 हैं। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा ग्रहों वाला, उपग्रहों वाला ग्रह है आपका शनि या सैटर्न है। और अगर रिंग की बात करें, देखो आपने देखा होगा अक्सर जो है कुछ प्रश्न आते हैं कि किनमें वलय पाए जाते हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनमें वलय का निर्माण। तो वलय क्या होता है? ये गैसों के जो है बादल होते हैं जो छल्लों के रूप में किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखिए रिंग्स जो है हमारे इन चारों प्लैनेट्स में नहीं है। जो आंतरिक प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स हैं या पार्थिव ग्रह हैं, उनमें रिंग्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो बाह्य प्लैनेट्स हैं इनमें कहीं ना कहीं सभी में रिंग्स पाए जाते हैं क्योंकि ये गैसियस के बने हैं और गैस के बने हैं, इसलिए गैस के वलय इनके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो बृहस्पति का एक रिंग पाया गया है, देखा गया है। सबसे ज्यादा रिंग शनि के हैं, 10 से अधिक रिंग शनि के हैं जो नग्न आंखों से हमें दिखाई दे जाते हैं। और इसके अलावा 10 रिंग जो है अरुण के हैं, 1 रिंग वरुण के हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि रिंगों वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि और अरुण है। अक्सर प्रश्न आता है यहाँ पे, तो शनि और अरुण जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले रिंग्स हैं सैटर्न और यूरेनस के। तो ये ध्यान रखना आप जो है। और इसके अलावा अगर हम कलर की बात करें, ग्रहों की कलर की बात करें, तो इसका कोई कलर नहीं है।
शुक्र का भी कोई कलर नहीं है, लेकिन पृथ्वी को जो है ब्लू प्लेनेट कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर 71% लगभग जल है, और जल से जो है हमारे रिफ्लेक्शन होता है नीले प्रकाश का, तो आकाश भी नीला दिखाई देता है, तो आकाश से पृथ्वी भी नीली दिखाई देती है। तो इस तरीके से इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, और साथ में यहाँ पर जो है हरे पेड़ पौधे अधिक हैं, तो इसलिए इसको ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। और मंगल पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसीलिए इसको रेड प्लेनेट कहते हैं। रेड प्लेनेट कौन सा है? मंगल या मार्स को कहते हैं। और जुपिटर में रेड स्पॉट्स पाए जाते हैं, आप देख लेना जो है चित्र में, इसमें रेड स्पॉट्स पाए जाते हैं, किसमें? बृहस्पति में। और पीले रंग का है सैटर्न। सैटर्न में पीले रंग के जो वलय हैं उसके, वो पीले पीले रंग के दिखाई देते हैं। शनि ग्रह के जो वलय हैं, कई 10-15 वलय हैं, वो इस तरीके से। और अरुण जो है, इसमें मीथेन की अधिकता है, इसलिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर की दिखाई देती है। और वरुण में भी हल्का पीलापन दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये कलर की बात हो गई। और इसे शुक्र को कभी कभी, ये बहुत चमकीला तारा है, शुक्र जो है चमकता है, चमकीला तारा के चमकीला ग्रह। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, या फिर वीनस है। इसीलिए ये सुबह जब सूर्योदय से पहले हमको ये चमकता हुआ दिखाई देता है, हमारी पृथ्वी से दिखता है, तो इसीलिए इसको सुबह का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी से तो स्टार जैसा ही दिखाई देता है, तो इसलिए इसको स्टार ही कहते हैं। मॉर्निंग स्टार इसको उपमा दी गई है। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? वीनस ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स पाए जाते हैं, किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति। प्रश्न अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको गलत कर देते हैं। प्रश्न आता है कि क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स की पेटी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बृहस्पति तो शनि मान लेते हैं, लेकिन आप याद रखना कि 4 ग्रहों के बीच, 8 ग्रह हैं कुल, तो 4 ग्रहों के बीच यानी इनर ग्रह और आउटर ग्रह, इसके बीच में एक बेल्ट जो है पेटी पाई जाती है, किसकी? क्षुद्र ग्रह की। तो इस क्षुद्र ग्रह को अवांतर ग्रह भी कहते हैं। अवांतर ग्रह माने 2 प्रकार के ग्रहों को अंतर करने वाला अवांतर ग्रह कहलाता है। तो इस तरीके से अब ये क्षुद्र ग्रह है क्या? कभी जो है जब मंगल ग्रह वगैरह बन रहे थे, तो उस प्रोसेस में जो है इनसे बहुत सारे टक्कर होते रहे वायुमंडल में, वो आकाश में, ब्रह्मांड में। तो उसके कारण बहुत सारे जो है चट्टानी पदार्थ अलग हो गए, और चट्टानी पदार्थ जब अलग हो गए तो ये भी सूर्य का चक्कर लगाने लगे अपने पाथ में। तो ये लगातार ऐसे करीब लगभग 40,000 पिंड जो है हमारे इस मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसमें जो है तमाम छोटे छोटे बड़े बड़े कुछ हजारों किलोमीटर बड़े होते हैं इनका जो है व्यास। तो ऐसे करके बहुत सारे पिंड जो है घूमते रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और इसके अलावा कुछ ये क्षुद्र ग्रह कभी कभी क्या होता है, या तो बृहस्पति की कक्षा में, या मंगल की, या पृथ्वी की, या शनि की, इन कक्षाओं में कभी जो है गिर जाते हैं। यहाँ से इनको भाई परिक्रमा करते करते कभी इनके गुरुत्वाकर्षण केंद्र में आ जाते हैं इन ग्रहों के, तो यहाँ से टूट करके और ये किसी ग्रह की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। तो इनके वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो इनमें घर्षण के कारण आग लग जाती है, और आग लग जाती है तो फिर वो जलता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए इसको टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं, या उल्का पिंड कहते हैं, उल्कापात कहते हैं। और जब ये जो है पूरी तरीके से जल जाता है, जैसे पृथ्वी पर कोई जो है जलता हुआ चट्टान आया और वो पूरी तरीके से राख हो गया, तो उसको उल्कास्म कहते हैं, मीटियोर्स कहते हैं। और जला हुआ पूरा नहीं जलता है, जब कुछ पदार्थ, चट्टानी पदार्थ जो है बच जाता है और पृथ्वी पर गिर जाता है, तो वो उस चट्टानी संरचना को जब वैज्ञानिक उठा लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? उल्का पिंड कहलाता है, मीटियोराइट्स कहलाता है। तो इस तरीके से ये मीटियोर्स होते हैं। यही है जो एस्टेरॉइड्स वाले बेल्ट हैं, यही टूट करके गिरते हैं, तो इनको उल्कापात या मीटियोराइट्स कहते हैं। और इसके अलावा कुछ कॉमेट्स होते हैं, पुच्छल तारे होते हैं, कुछ धूल के कण, बर्फ के कण और बर्फ के बादल, ये सब क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य के फ्लेयर से, सूर्य के जो सौर ज्वालाएं निकलती हैं, तो उन सौर ज्वालाओं के कारण जो बर्फ के फ्लेयर्स हैं, जो बर्फ के तरंगे हैं,
वो पिघल जाती हैं, जल गर्म हो जाती हैं, गर्म होकर के उसमें लंबी लकीर जो है चमकता हुआ निकल जाता है, पूंछ का निर्माण हो जाता है इस तरीके से। तो इसको क्या कहते हैं? कॉमेट्स कहते हैं। ऐसा ही एक कॉमेट हैली है, हैली पुच्छल तारा है इसको, हैली पुच्छल तारा, जो कि 1986 में लास्ट टाइम में दिखा था और अब 76 वर्ष बाद फिर दिखाई देगा। तो इस तरीके से हैली क्या है? पुच्छल तारा है या धूमकेतु है या कॉमेट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सौरमंडल का अध्ययन किया। अब यहाँ से अगर आप बारीकी से इस वीडियो को देखोगे तो एक भी प्रश्न इनसे जो है नहीं छूटेंगे, और किसी भी परीक्षा में, वनडे एग्जाम्स में कहीं भी प्रश्न अगर आते हैं तो आप पूरी तरीके से सही कर आओगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो ज्योग्राफी जीएस की दूसरी क्लास थी आज पूरी होती है। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे पृथ्वी के बारे में, ग्लोब का अध्ययन करेंगे, अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करेंगे, दिन और रात कैसे होती है, और जो है कौन कौन से मुख्य अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, उन सब चीज़ों का हम लोग, पृथ्वी की घूर्णन, रिवोल्यूशन, सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जो है, अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो सिर्फ आप ही मत देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी कहिए कि वो देखें और पूरी तरीके से लाभ उठाएं, और थम्स अप तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो है वीडियो को देखिए और कमेंट जरूर कीजिए। कुछ जो है अगर आपको डाउट्स हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, और जो है हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।